नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कल साबुन के बारे में पढ़ा था। एक प्रश्न मैं यहाँ से जरूर पूछूंगा आपसे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना प्रश्न को पढ़े यहाँ से आगे बढ़ जाएं। कल की पीडीएफ लगाते हैं। और जहां तक उस चीज को पढ़ लिया था उसके आगे वैक्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। एक सिंपल सा एक साधारण सा प्रश्न मैं आप सभी के साथ पूछना चाहूंगा और उसके बाद इस क्लास को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब कर लेते हैं एक साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, एक क्या दो तीन पूछ लूँ तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि कल पढ़ा है इतना तो आपको आना भी चाहिए। क्वीन ऑफ वैक्स किसे कहते हैं? हिंदी में कहूं तो मोम की रानी। ए बी सी डी। बी वैक्स, कार्नोबा वैक्स, पैराफिन वैक्स, नन ऑफ दिस। साबुन क्या है? हाईली फैटी एसिड, उच्च वसीय लवण है, लो फैटी सॉल्ट है, निम्न वसीय लवण है, एसिटिक सॉल्ट है, अम्लीय लवण है, और नन ऑफ दिस। क्या बात है, गजब! यही चाहिए आप सभी से। क्या जवाब दिया है ना सर। पहले का ऑप्शन कार्नोबा वैक्स है। क्वीन ऑफ वैक्स या मोम की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। और दूसरे नंबर का दे रहे हैं सर, उच्च वसीय लवण होते हैं। साबुन की परिभाषा में ही पढ़ा था, साबुन जो होते हैं सोडियम पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होते हैं, सोल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। साबुन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से केमिकल का? तो NaOH का यूज होता है, जो हार्ड सोप। और KOH का होता है जो सॉफ्ट सोप होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इन चीजों को यहां पर देख रहे होते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। है ना, ये हमने पढ़ लिया था, कार्नोबा वैक्स, पाम वैक्स, है ना, इस तरह से। आज हम बात करने वाले हैं आपसे मेडिसिन के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर मेडिसिन के बारे में वो डॉक्टर जो टेबलेट लिखते हैं, नहीं। आपको यहां पर डॉक्टर जैसे कभी कभी बोलता है हमने आपको एक एंटीपायरेटिक ड्रग दी है। कि सर मतलब ये एग्जाम में प्रश्न आया कि ज्वर उतारने वाली टेबलेट्स को क्या कहा जाता है। तो हम लिखेंगे सर पैरासिटामोल। पैरासिटामोल बुखार उतारने की एक टेबलेट है। लेकिन उन ड्रग को क्या कहा जाता है? वे केमिकल या वे रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से रोगों से हमें बचाव कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिंपल सी बात है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोगों से बचाव, निदान, उपचार के लिए किया जाता है, औषधि कहलाती है, मेडिसिन कहलाते हैं। ये पढ़ लिया था बेटा, यहां तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे, मोम तक हम पढ़ चुके थे, वैक्स तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे, यहां से हमें पढ़ना है। मैंने बच्चा कह रहा है सर मोम नहीं पढ़ाए थे, मोम पढ़ा दिए थे। ठीक है, वैक्स पढ़ा दिए थे। ठीक है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि वैक्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना। कुछ कह रहे हैं सर वैक्स नहीं करवाए थे। ठीक है बेटा, एमसीक्यू में हम 3-4 टॉपिक के बाद आपको करवाते हैं, जैसा मैंने कह रखा है, हर टॉपिक के बाद पॉसिबल नहीं हो सकता। वे रासायनिक यौगिक जिनका उपयोग रोगों से बचाव, निदान के लिए किया जाता है, इन ड्रग्स को हम नॉर्मली क्या कहते हैं भैया। देखो 2-3 तरह की मेडिसिन होती है आपकी, एक आयुर्वेदिक होती है ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे असर करती है। एक होम्योपैथी होती है, साबुदाने की गोली जैसी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, उनका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो भी धीरे धीरे असर करती है, 2-1 महीने के बाद में उनका असर दिखना शुरू होता है। लेकिन होम्योपैथी अच्छी है कि सर क्यों अच्छी है, क्योंकि होम्योपैथी जो होती है उनका जड़ से उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो जानी जाती है। लेकिन उनमें परहेज पहली चीज होती है। अगर डॉक्टर आपको कहता है आपको ये नहीं खाना है तो लिटरली आपको वो नहीं खाना है। और दूसरी चीज टाइम, उसकी दवाइयों का जो टाइम होता है ऑन टाइम आपको लेना पड़ेगा, कि 3 दिन में 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, जो भी है वो होम्योपैथी। एक होती है एलोपैथी। एलोपैथी ये वही चीज होती है जो डॉक्टर हमको लिखता है पैरासिटामोल ये वो। आपको फीवर आता है कई बार, आप टेबलेट खाते हो पैरासिटामोल, फिर फीवर आ जाता है कि हाँ सर बात तो सही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वही पैरासिटामोल लिखता है, लेकिन आगे एक लाइन लिखता है फीवर आए तब लेना है। साथ में 1-2 गोली दूसरी लिखता है जिन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। वही एंटीबायोटिक मेन है, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। अब देखो जब भी कभी हमें फीवर आता है तो ज्वर को उतारने वाली टेबलेट को हिंदी में प्रतिज्वरनाशी कहते हैं। हिंदी वर्ड नहीं आता पेपर के अंदर। पेपर में वर्ड आएगा कि फीवर को कम करने वाली टेबलेट्स क्या कहलाती हैं, तो आपका आंसर होगा एंटीपायरेटिक। सीधा सा प्रश्न आता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग जो होती है, एंटीपायरेटिक जो दवा होती है, उनका क्या काम होता है। तो क्या काम होता है भैया उनका, ज्वर को कम करना। फीवर जो आता है आपके शरीर में, अब माइंड में ही आता है सर फीवर क्यों आता है। देखो क्या होता है, जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है, आप कैसे हो जाता है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, एकदम गर्म हो जाते हैं अपन। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, प्रोटोजोन्स, ये जब हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो हमारी डब्ल्यूबीसी इनके साथ युद्ध लड़ती है ना, संग्राम। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म होने लगता है, उसी को हम फीवर का नाम देते हैं, उसी को हम ज्वर का नाम देते हैं। इन ज्वर को उतारने के लिए कई टेबलेट्स फेमस हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल पैरासिटामोल, ब्रूफेन और यहां पर एस्प्रिन, ये दर्द का भी निवारण का काम करती है। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फीवर के साथ साथ आपका क्या उतारती है, दर्द भी शरीर का कम करती है। एस्प्रिन की एक बेस्ट ड्रग बताता हूं मैं आपको, जो एस्प्रिन केमिकल यूज करके बनाई गई है, उसका नाम डिस्प्रिन, आपने नाम सुना होगा। पानी में घुले पिए, सर दर्द गायब, कि हाँ सर सुना है। तो भैया ज्वर नाशी मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग कौन कौन सी होती है, तो एंटीपायरेटिक ड्रग की अगर हम बात करें, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज पैरासिटामोल होती है। आप जानते हैं जब शुरुआत में ये ड्रग इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी या किसी भी कंट्री में, ये 150 mg की आती थी। और 150 mg की ड्रग हमारे शरीर का फीवर कम कर देती थी। 150 के बाद 250 पे गई, 350 गई, 350 के बाद 500 mg की ड्रग आने लगी। अब डॉक्टर के पास नॉर्मली भी जाते हो ना, वो 500 mg से कम की लिखता नहीं है हमको, क्योंकि हमारे शरीर पे असर ही नहीं करती। हमारे शरीर इतने नशीले हो चुके हैं, है ना, कि इन ड्रग के इतने आदी हो चुके हैं, या फिर वो रोग उन ड्रग के इतने आदी हो चुके हैं कि भैया तुम्हारा छोटे मोटे डोज से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए, एक सोचने समझने की बात है। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, वो कहता है ना कि, है ना, कि एक बहुत फेमस कहावत है ना, नीम हकीम जी का जंजाल। कि अगर कोई हर एक चीज में, फीवर आ रहा है नीम खा लो, बुखार आ रहा है नीम खा लो, अच्छा पेट गड़बड़ हो रहा है नीम का, मतलब नीम को ही उनने क्या मान लिया। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दवाइयों को क्या मान लेते हैं, भाई यही है। एक केस समझाता हूं, ये लगभग 2016-17 के आसपास का केस है। एक लड़के का फीवर नहीं उतरा, 2 घंटे के अंदर उसने 600 mg की एक डोलो खा ली, फिर आधे घंटे बाद फिर एक 600 mg की डोलो खा ली। फीवर नहीं उतरा, फिर उसने 1-आध घंटे के बाद फिर डोलो खा ली, उसने 6 घंटे के अंदर 5 डोलो खा ली। आप यकीन मानेंगे, फीवर नॉर्मली उसका बीमारी के कारण, भाई रोग के कारण उतर भी जाता, लेकिन उसने जो डोलो का सेवन किया ना,
6 घंटे के अंदर 5 से 6 टेबलेट खाना, वो उसके लीवर को इम्प्लेक्ट कर गया, मतलब उसको उस टेबलेट के कारण भर्ती होना पड़ा। मतलब इनका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करना लीवर और किडनी फेल्यूर का कारण बन सकता है। एक पैरासिटामोल का एक पत्ता किसी को खिला दिया जाए, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो जाएगा और वो मारा जाएगा, है ना। अगर विथ इन 30 मिनट्स उस खाने के अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो क्रिटिकल कंडीशन होगी, डॉक्टर हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल पाएगा। ये स्थितियां हो जाती, इतनी घातक ड्रग हैं। तो पैरासिटामोल, ब्रूफेन, क्रोसिन, एस्प्रिन, ये सभी जो दवाएं होती हैं ये आपकी एंटीपायरेटिक ड्रग के अंतर्गत काउंट होती हैं। ये मुख्य रूप से फीवर को कम करने का काम करती है। यहां पर आप क्रोसिन देख पा रहे होंगे, ये सर्दी में भी यूज आती है। कहां पर यूज होती है? सर्दी के अंदर भी यूज की। ब्रूफेन सर दर्द में भी यूज की जाती है ना। ब्रूफेन का एक नाम आइब्रूफोन होता है ना। आइब्रूफेन इंडिया के अंदर बैन कर दी गई है, प्रतिबंधित कर दी गई है। कैसे, ऐसा क्यों होता है? ग्रामीण परिवेश में कहीं पर भी आप जाओ, सर दर्द के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली या बदन दर्द के लिए जो दवाई यूज होती थी वो आइब्रूफेन होती थी। लेकिन इसकी ड्रग का नेचर ऐसा था कि व्यक्ति इसका आदी हो जाता। मतलब आपने कई ऐसी दवाइयों को देखा होगा, लोग कहते हैं यार मेरा तो इसी गोली से सर उतरता है और किसी से नहीं उतरता। कि हाँ सर, हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सोचा है। कई व्यक्तियों के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी। आइब्रूफेन के केस में भी ऐसा था। इसको बैन करने का मेन कारण ही यही था, लोग इसके आदी हो गए थे। मतलब अगर उनका सर दर्द हो रहा है तो उनको यही टेबलेट खानी है। इस ड्रग में पता नहीं ऐसा क्या था कि वही उस सरदर्द को उतार सकती थी, कोई दूसरी नहीं। तो लोग उसके आदी हो गए धीरे धीरे उसका सेवन। ये अच्छी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद प्रतिज्वरनाशी के बाद में पीड़ाहारी। पीड़ाहारी मतलब जो दर्द को कम करे, बदन दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक बोलते हैं। सीधा सा प्रश्न आता है कि एनाल्जेसिक ड्रग क्या करती है? तो ये दर्द को कम करती है, पीड़ा, है ना। सर मेरा सिलेबस नहीं हो रहा, ये वाले दुख दर्द नहीं, बदन में कहीं मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। इनमें दो तरह की ड्रग होती है। कौन सी होती है? दो तरह की। एक होती है आपकी नार्कोटिक, है ना, जिन्हें हिंदी में स्वापक कहा जाता है, और एक होती है अस्वापक। ये दो तरह की ड्रग इसमें यूज की जाती है। कि सर स्वापक और अस्वापक का मतलब? स्वापक मतलब नार्कोटिक ड्रग का मतलब ये होता है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक डॉक्टर। और दूसरी बात, इन ड्रग का सेवन हमें भाई नींद, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, यार डॉक्टर ने गोली लिखी, नींद बहुत आती है। नार्कोटिक ड्रग नींद लाने का काम करती है ना। ये मुख्य रूप से मॉर्फिन का यूज करते हैं। सर मॉर्फिन कहां से आता है? मॉर्फिन अफीम से आता है, जिसे पोस्ता कहा जाता है। तो अफीम आपने देखा होगा यूपी के गाजियाबाद में, मध्य प्रदेश के नीमच में अल्कलाइड फैक्ट्री है। ये अल्कलाइड फैक्ट्रियों में अफीम आता है, अफीम से मॉर्फिन का सेक्रेशन किया जाता है और ये मॉर्फिन फिर दवा बनाने वाली कंपनियों तक पहुंचाया जाता है। मॉर्फिन, इसके अलावा कई चीजें हैं। आपने गांजे का नाम सुना होगा, ठीक है। इंडिया में गांजा बैन है ना, इलीगल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका में अगर आप जाओगे, इक्वाडोर के आसपास की कुछ कंट्री है, वहां लीगल है। जैसे यहाँ इंडिया में अपन स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं ना लोग, वैसे वहां पर खुला लोग गांजा पी सकते हैं, है ना, उन्होंने लीगल कर रखा है। लेकिन ये भी एक तरह के नार्कोटिक है, लोग इसके आदी बनते हैं, है ना। धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य जो है इसमें खराब करते जाते हैं, इसकी लत पड़ती जाती है। ये जितनी भी चीजें आप यहां पर देख पा रहे हो, मॉर्फिन, है ना, हीरोइन, ये हीरोइन मूवी वाली नहीं है, ये वही ड्रग्स हैं। इनका इनका मेन बनाने का पर्पस था मेडिसिन बनाना। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इनका नशा करना शुरू कर दिया। हर एक पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी जरूर होता है। अफीम, तो गांजा हो गया, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया और अफीम को ही क्या कहा जाता है? ओपियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये ओपियम आ जाता है। फिर आती है अस्वापक। अस्वापक मतलब कि जिसका आपको आदत नहीं पड़ेगी, है ना। एस्प्रिन एक अस्वापक आपकी क्या है प्यारे दोस्त? एनाल्जेसिक, दर्द निवारण वाली गोली है। डिस्प्रिन इसी के अंदर काउंट की जा सकती है। अब प्यारे दोस्त, ये चीज यहां पर सिंपल, आपसे पूछेंगे बताइए कि अफीम से कौन सा मादक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका मेडिसिन में यूज होता है? तो अफीम से क्या निकलता है? मॉर्फिन निकलता है ना। मॉर्फिन से ही कुछ प्रोडक्ट में हीरोइन बनाई जाती है ना। तो ये गांजा भी इसी में आता है। गांजे का उपयोग एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। अब सभी देखो, एक चीज का पॉजिटिव पहलू भी होता है तो नेगेटिव भी होता है ना। हम इसको नकार नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल भी 100% नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो हजारों या लाखों की संख्या में सैनिक छोटे छोटे घाव से मारे जाते थे। कि सर मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये होता था कि एक छोटा रोग भी बड़ा रूप ले लेता था, क्योंकि शरीर में जिसका संक्रमण हुआ है उसके विरुद्ध लड़ने वाला कोई नहीं है। और जब उसके विरुद्ध लड़ने वाला नहीं है तो वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता था और इंसानों के ऊपर हावी होता था, जिससे मृत्यु दर जो है वो लगातार बढ़ती गई। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था, आपने नाम सभी ने सुना होगा, जिन्हें हम कहते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
क्या कहते थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक फंगस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एक फंगस के ऊपर काम कर रहे थे, कवक के ऊपर काम कर रहे थे। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम। ये इस कवक या इस फंगस के ऊपर काम कर रहे थे। जब ये इस कवक या फंगस के ऊपर काम कर रहे थे, इन्होंने एक चीज को नोटिस किया कि जिस ट्रे के अंदर ये फंगस थी, उसके आइट साइड में कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी पनपी, लेकिन इस फंगस ने उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को उसके आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा हो गया ये कवक का हो गया और बीच वाला बैक्टीरिया का हो गया, तो इसको बढ़ने नहीं दिया। इनके माइंड में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फंगस एक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकती है, एक बैक्टीरिया को फंगस बढ़ने से रोक सकती है। तो इन्होंने जब उस चीज का डीपली अध्ययन किया तो इन्हें पता चला कि इस कवक के अंदर, इस फंगस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस बैक्टीरिया को नहीं बनने देगी, है ना, नहीं पनपने देगी, नहीं आगे बढ़ने देगी। तो इसी चीज का उपयोग करके इन्होंने विश्व की पहली एंटीबायोटिक बनाई, है ना, तो विश्व की फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई। उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। उसी कवक के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन रखा गया। तो पेनिसिलिन विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक बनी। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो प्रतिजैविक, देखो प्रति का मतलब, या एंटी नेशनल वर्ड सुना है, जो नेशन के विरुद्ध होता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, जो राष्ट्र के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? देशद्रोही। इसी तरह से ये जीवों के विरुद्ध काम करती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनके विरुद्ध। तो अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिनमें पेनिसिलिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक है और मोस्टली सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एग्जाम में से एक है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कई एग्जाम दी होगी और कभी ना कभी इस प्रश्न को आपने जरूर पढ़ा होगा कि विश्व की, है ना, पहली एंटीबायोटिक कौन सी? बेटा, है ना, मैं लिखकर ही पढ़ाता हूं, लेकिन जहां चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली हैं, है ना, चार नाम है, मैं लिखूंगा तो भी यही लिखूंगा, एंटीबायोटिक, है ना, प्रतिजैविक, और पहला नाम पेनिसिलिन, सेम यही लिखूंगा। ये मेरी ही लैंग्वेज है ना। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सर आप लिख कर पढ़ाएंगे, तो भाई मैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लिखकर पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है। अभी मैंने 2 स्लाइड 3 स्लाइड पढ़ाई हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने में आपने देखा होगा 22 मिनट हो चुके हैं। 22 नहीं तो 4 मिनट बाद मैं आपसे जुड़ा था, 16 से 17 मिनट हो चुके हैं। तो 17 मिनट तक अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो हाथ के साथ लिखने में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें समय भी लगता है। तो जहां आप हम पर ये छोड़ दीजिए कि आपको कैसे हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, है ना, ये वही पॉइंट्स हैं जो लिखूंगा भी तो भी मैं एज इट इज लिखूंगा, है ना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में ही लिखे गए हैं। इसी तरह से मेरी ही लैंग्वेज है ये, है ना, ये मत समझना किसी किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज ये है ही नहीं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? जो रोगों के विरुद्ध लड़ने का काम करती है ना। अब देखो, पेनिसिलिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक थी, किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक होती है जिसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, उसी से विश्व की पहली एंटीबायोटिक बनी जिसका नाम पेनिसिलिन था, एजिथ्रोमाइसिन। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो इस ड्रग के बारे में न जानता हो। क्यों? क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन थी। आज भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया साहब, खांसी सर्दी ज्यादा हो रही है, कितने समय से? 3 दिन नॉर्मल मेडिसिन लिख के देगा, फिर 3 दिन बाद आपको असर नहीं पड़ता, तो डॉक्टर बोलता है ये 3 टैबलेट हैं, एक एक दिन लीजिएगा, इसके बाद आराम नहीं पड़े तो आइएगा। आपको आराम पड़ता है क्योंकि डॉक्टर उन 3 दिनों के लिए पर डे के हिसाब से जो आपको टैबलेट देता है वो एजिथ्रोमाइसिन होती है। तो एजिथ्रोमाइसिन गले का जो संक्रमण होता है आंतरिक, है ना, याद रखिएगा उसको, या श्वसन नली के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो टैबलेट है वो एजिथ्रोमाइसिन है। उसके बाद आता है सल्फोनामाइड। ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, सल्फर प्लस अमाइड ग्रुप। तो देखो, सल्फर और अमाइड, ये जो सल्फोनामाइड वर्ड होता है ना, प्यारे दोस्त, यहां पर एक चीज समझिएगा, है ना, यहां पर ये जो सल्फोनामाइड है, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ, है ना, डॉक्टर्स ने कहा ये सबसे बेस्ट ड्रग है। लेकिन एक चीज नोटिस की गई, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं घर पे, है ना, घर का खाना डेली बहुत स्वादिष्ट बनता है, आप बाहर निकलते हैं आपको वैसा खाना नहीं मिलता, आप कहते हो यार घर के खाने की बहुत याद आ रही है, होता है ना ऐसा? मतलब घर जैसा खाना मिल ही नहीं पा रहा, या तो फिर खुद बनाना शुरू करते हो, जैसा भी बन रहा हो लेकिन बाहर से अच्छा बनाते हो, घर जैसा तो नहीं बन पाता, लेकिन कहते हो नहीं यार अच्छा खाना है ना, हम बना रहे हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहां पर हुई कि सर मतलब ये कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर डॉक्टर्स, उन्हें सल्फर और अमाइड ग्रुप की जो ड्रग्स थी जिसे सल्फोनामाइड्स कहा जाता है, इनको जब डॉक्टर ने दिया तो कुछ समय बाद वो इन ड्रग्स के आदी हो गए। आदी हो गए मतलब सर नशा करने लगे? नहीं,
आदी होने से मतलब ये कि जब वो अगली बार बीमार पड़े तो नॉर्मल एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं कर रही थी, उनको सिर्फ और सिर्फ सल्फर और अमाइड ग्रुप से मिली हुई ड्रग ही, जो सल्फोनामाइड है, वही असर करती हुई देखी गई। इसलिए इनका उपयोग बहुत रेयर केस में किया जाता है, क्योंकि इनका यह माना जाता है कि जब एक बार सल्फर और अमाइड ग्रुप से बनी हुई टेबलेट्स अगर किसी को दे दी जाए तो दोबारा उस व्यक्ति को उन्हीं प्रकार की टेबलेट्स देनी होगी। मतलब अगर मान लीजिए इस बार आपका फीवर 350 mg से उतरा है, तो अगली बार 250 mg की टेबलेट से आपका फीवर नहीं उतरेगा, क्योंकि आप 350 mg का आपका बॉडी जो है वो कैपेबल हो चुका है। आपके बॉडी ने वो क्षमता धारण कर ली है कि कम से कम 350 mg तो पैरासिटामॉल दो मालिक। ठीक है, सेम चीज यहां पर है कि आप अगली बार कम लोगे तो नहीं। जैसे आपकी खुराक 5 रोटी की है ना, अगले दिन से आपको 3-3 रोटी, अरे यार क्या बात कर रहे हो, 5 रोटी खाता हूं, 3 देना शुरू कर दी, बड़ी मुश्किल से तो 3 पे 5 पे आया था। सेम चीज यहां होती है। एक और होता है ना सेफ्लोस्पोरिन, ये भी इसी से है। सेल्फोस्पोरिन मतलब सल्फा ड्रग से रिलेटेड है, तो ये भी इनमें आती है सेल्फोस्पोरिन। तो ये भी एक प्रकार की, आपको यहां मुख्य रूप से एक ही ड्रग याद रखनी है, या याद रखो अधिकतम तो 2, वो है शुरुआत की ये 2, है ना। बाकी 3-4 कम से कम मेरा ऐसा उद्देश्य होता है कि कम से कम 3 ड्रग तो मैं आपको पढ़ाऊं, 3 दवाइयां तो मैं आपको पढ़ाऊं। तो ये 3 दवाइयां आपने यहां पर पढ़ी, इनमें से 2 आपको याद रखनी है, पेनिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। और एंटीबायोटिक क्या होती है, जो रोगों के विरुद्ध लड़ती है, हमारे शरीर में जो कारक रोग। आज के समय में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक किससे बनती है? विश्व की पहली तो कवक से बनी। सर्वाधिक एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है? तो सर्वाधिक आज के समय में किससे बन रही है? अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, और ये आता भी है, तो सर्वाधिक एंटीबायोटिक की प्राप्ति वर्तमान समय में बैक्टीरिया से हो रही है। सर बैक्टीरिया तो हमें बीमार करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी तो होते हैं जो लड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं, आपने लाइन कई बार सुनी होगी, है ना, जो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब है, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत जब भी युद्ध लड़ेगा उसे 2 पहलुओं पर नहीं 2.5 पहलुओं पर लड़ना होगा। कि सर मतलब देश को खतरा देश के बाहर के गद्दारों से नहीं है जितना अंदर के गद्दारों से है। ये लाइन जनरल, है ना, बिपिन रावत साहब के द्वारा कही गई। ये लाइन आपने सुनी होगी कि हाँ सर सुनी है। एज इट इज इनके अंदर भी होता है। कुछ बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ भी ऐसे ही लड़ते हैं। अगर ये एकजुट हो जाए तो फिर क्या मजाल के कोई इनका मुकाबला कर पाए, है ना। तो भैया अगर भारत के 150 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, 145 से 150 करोड़, वो एक हो जाए और उनका पहला नारा हो कि नहीं हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं और इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है, कोई हमें नहीं बहला सकता, तो यकीन मानिए दोस्त, दुनिया की सबसे बेस्ट अग्रीम कंट्री बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीजें हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि हम पूर्ण रूप से अच्छे हैं, हाँ हमारे यहाँ बहुत कमियां भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार पूर्ण रूप से अच्छी है ना, या हमारे देश में जितनी सरकारें आई वो पूर्ण रूप से अच्छी आई। मैं ये नहीं कहता कि अभी वर्तमान वाली भी पूर्ण अच्छी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां सब में रहती हैं, है ना। हम में भी कुछ कमी होगी, आप में भी कुछ कमी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमियां किसी में ना हो। लेकिन उन कमियों के बलबूते पर हम उसके प्रश्न पर निशान खड़ा कर दे जिसके कारण हमारी उत्पत्ति हुई है, तो यकीन मानिए इस जीवन पर धिक्कार है हमारे। हमने क्या अच्छा अचीव किया, हमने क्या योगदान दिया, हम किसी पर उंगलियां तब उठा पाए जब हमने कुछ अच्छा किया। हम क्या करते, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ उंगली उठाना जानते। क्या हमने कभी भी किसी बार किसी की मदद करके देखिए, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है? शुरुआत हम अपने आप से करें, ऑटोमेटिक स्वतः चीजें ठीक होती जाएंगी, है ना। हम लोग कम से कम इतना भी कर लेना कि हम अपना कूड़ा रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, भाई साहब हम डस्टबिन में डालेंगे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी देश के लिए। कहीं दिखा हुआ कचरा मिल गया, साहब डस्टबिन में उठा के डाल दिया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना। आइएगा आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमारी एंटीबायोटिक थी। अब इनने 3 तरह की ड्रग पड़ी है। सबसे पहली ज्वरनाशी, एंटीबायोटिक पढ़ ली हमने। फिर एनाल्जेसिक दर्द निवारण वाली पढ़ ली। अब एंटीबायोटिक पढ़ ली। इंग्लिश नाम याद रखना इनके, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, पेपर में इंग्लिश नाम आएगा। फिर आती है रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक। एक आपने टीवी में कई बार ऐड देखा होगा, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। हाँ सर हमने सुना है बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, वो है नहीं, उसको रिप्रेजेंट किया गया एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता पता है? थोड़ी सी चोट लग जाए तो भाई साहब उसको लगा लो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसमें यह है। आपने इस तरह के बहुत सारे, है ना, केमिकल देखे होंगे। हमारे इधर मुख्य रूप से इंडिया में सेवलोन चलता है और डेटोल चलता है ना। जब कभी चोट लग जाती है तो हम डेटोल से घाव को साफ कर लेते हैं इस तरह से। और ये यहां पर एक पट्टी आपको व्हाइट कलर की लपेटते हैं, इसे लीटिया जालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लीटिया जालिया। इस पट्टी के ऊपर हम कभी कभी क्या लगाते हैं प्यारे दोस्त? आयोडीन टिंचर लगाते हैं। जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये आयोडीन टिंचर है। तो आयोडीन टिंचर हो गया।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये भी घाव को साफ करने के लिए एक सफेद कलर का केमिकल होता है। ये टीसीपी भी डेटोल की तरह ही होता है, कंपनी है, जैसे डेटोल एक कंपनी है वैसे टीसीपी कंपनी है। ठीक है, हमने इसका उपयोग कम किया है, लेकिन ये भी प्रचलन में है। कभी आप सोचे टीसीपी नहीं चलता, ये भी चलता है, लेकिन हमारे इधर नहीं चलता। हम उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसी तरह से कई ऐसे हैंड वॉश आते हैं, भाई कहते हैं एंटीसेप्टिक हैं साहब हम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फिनोल, फिनोल का उपयोग हम लोग घाव को साफ करने के लिए नहीं करते, लेकिन जो फिनोल होता है इसका उपयोग एक जगह पर किया जाता है, आपने देखा होगा, साफ सफाई, है ना भाई। आप क्या करते हैं, आप क्या लेके आते हैं भाई साहब, पोछा लगाने का फिनोल दे देना साहब 1 लीटर, पोछे लगाने घर पे। तो आयोडीन टिंचर हो गया, ये घाव को साफ करता है, रोगाणुरोधक है, एंटीसेप्टिक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसे बोला जाता है, ये भी एक रोगाणुरोधक है। फिनोल जो होता है, ये मुख्य रूप से आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक विशेष प्रकार की गंध आती है। यार हमारा घर तो ऐसा नहीं बाता, हॉस्पिटल में आके ऐसा लगता है बीमार हो जाऊंगा। एक स्मेल, तेज सी गंध वहां पर हमें महसूस होती है ना। एक केमिकल होते हैं, आपने देखा होगा, जो पोछे लगाने के काम में आते हैं, उनमें फिनोल की क्वांटिटी मिलाई जाती है। और एक दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मल आता है जो अलग अलग कलर का, वो सिर्फ साफ करने के लिए, खुशबू के लिए। एक और आता है जिसमें दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिनोल की भी प्रॉपर्टी होती है। जो फिनोल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो कीड़े मकोड़े को नहीं आने देती, है ना। मेरे पास शायद रखा हो तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये है, ठीक है। मैं मेरे यहाँ पर मतलब वीक में एक बार इससे जरूर पोछा लगता है। ये है, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर फिनाइल, है ना। तो यहाँ पर 2x कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, मतलब जो नॉर्मल फिनाइल आते हैं उससे 2 गुना ज्यादा मात्रा में फिनाइल है। तो ये छोटी साइज का आता है, लेकिन उसके तुलना में महंगा भी ज्यादा होता है। आधा आता भी आधा है, ये 500 ml के आसपास का होता है। कितने ml है, 500 ही है कि 450 ml का है। और उससे डबल एमआरपी से ज्यादा आता है, लेकिन इसकी गंध इतनी ज्यादा होती है कि ये जैसे चींटी हो गई, है ना, छोटे मोटे इंसेक्ट हो गए, अगर ये एक बार पोछा लग जाए ना तो घर के अंदर उनको दौड़ने नहीं देता। तो दोस्त ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, मैं इसको साइड में रख देता हूं कोने में। चलिए, तो ये इस तरह के होते हैं, इन्हें कहा जाता है कि भाई ये जो फिनाइल है ना, ये वास्तविकता में 2x फिनाइल बोलते हैं। तो फिनोल या फिनाइल, फिनाइल की क्वांटिटी होती है उनके अंदर, है ना। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हमारे घरों में छोटी छोटी व्हाइट कलर की टेबलेट्स होती हैं, उन टेबलेट्स को कोने में फेंक दिया जाता है। वो इनमें से कोई भी नहीं है, वो एक्चुअल में फिनाइल की गोली होती है। तो एक फिनाइल वो वाला होता है, नेप्थलीन बॉल बोलते हैं, जो सफेद कलर की गोलियां होती है कपड़ों के अंदर, कोनों के अंदर, है ना, वॉशरूम के अंदर आपने देखी होगी डाली हुई होती, फिनाइल टेबलेट्स होती हैं वो। तो फिनाइल अलग चीज है, फिनोल जो है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट। फिनाइल की गोली अलग चीज है ना, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अब बात करते हैं बोरिक एसिड, है ना। ये एक्चुअल में आंखों के लिए यूज में लाया जाता है। कहां पर, आई के लिए, आई ड्रॉप में यूज होता है बोरिक एसिड का। कहां पर यूज होता है, आई ड्रॉप के अंदर। कि सर मतलब, कभी कभी जैसे आप लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे मैं वर्तमान उज्जैन की बात करूं, मैं अभी, है ना, कुछ समय से तो मैं निकलता नहीं हूं घर से, मुश्किल से 1 या 2 बार बाहर निकलता हूं। लेकिन पहले क्या होता था, बीच बीच में जैसे सुबह निकलना हुआ, शाम को हुआ, दोपहर को हुआ, राउंड ज्यादा होते थे। उज्जैन में काम चल रहे हैं कई प्रकार के भाई साहब, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, डस्ट बहुत है। तो गले का भी इन्फेक्शन होने लगा उस डस्ट के कारण, और आंखों में वो डस्ट जाती है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अगर ऐनक नहीं लगा रखा है तो वो चीजें जाती है और इन्फेक्शन जनरेट होता है, आंखें जल रही है, ये चीज हो रही है, मसल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बोरिक एसिड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बोरिक एसिड। तो जो बोरिक एसिड होता है उसके अंदर आई ड्रॉप का यूज किया जाता था। किसका, आई ड्रॉप, है ना। तो भाई आई ड्रॉप के अंदर बोरिक एसिड, ये इस तरह के आई ड्रॉप आते हैं, ये कोई कंपनी है ना, इस तरह की अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं। यहाँ जो नाम लिखा है इशेमॉक्स एल, ये कंपनी का नाम है, लेकिन ओरिजिनल जो ड्रग है वो ऊपर लिखी हुई। कई बार आप मेडिकल पर जाते हो तो डॉक्टर कहता है, मेडिकल वाला कहता है, फार्मासिस्ट कहता है कि भैया ये ड्रग तो यही है, लेकिन कंपनी ये नहीं है, दे दूं क्या। ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी से फर्क नहीं पड़ रहा, मेन चीज है वो ड्रग है कि नहीं उसमें, वो दवाई है कि नहीं उसमें। कि मतलब सर, मतलब आप दुकान पे गए कि सर सेल्लो का एक बॉल पेन दे दीजिए हमको, है ना, कैसा चाहिए, ब्लू कलर का दे दीजिए। वो बोला भैया सेल्लो का नहीं है, किसी और कंपनी का दे दूं क्या। है तो सही, मेरे पास 4-5 कंपनी है, तो है तो ब्लू पेन ही ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हाँ सर आ गई। तो यहां देखो, मिथाइल सेल्यूलोज विथ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड आई ड्रॉप। तो इस तरह के आई ड्रॉप आते हैं। ये आई इन्फेक्शन जब हो जाता है, आंखों का इन्फेक्शन, तो उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बोरिक एसिड सीधा आंख में डाल लो, ये गलती कभी नहीं करना।
हम दवाई का नाम जरूर पढ़ रहे हैं, उस एसिड का नाम जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बनाने के फॉर्मूले होते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए मिथाइल सेल्यूलोज के साथ में बोरेक्स एंड बोरिक एसिड को मिलाया गया। अब किस रेशो में मिलाया गया ये कंपनियां नहीं शो करती हैं, क्योंकि यही तो उनकी भाई मेन चीज है। अगर वो वही चीज दिखा देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। आई बात समझ में। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे सर प्रश्न यहां से कैसे आते हैं। जैसे प्रश्न आया, बताइए निम्न में से कौन एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होता है। पैरासेटामोल, आयोडीन टिंचर, मॉर्फिन, है ना, या फिर मैंने नीचे लिख दिया भैया फिनोल। तो भाई एंटीसेप्टिक के तौर पर हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, आयोडीन। यहाँ टीचर लिखा है यार, है ना, इतनी बड़ी गलती मेरे से टाइपिंग में कैसे हो सकती है बताइए। आयोडीन टीचर कर दिया है। नहीं ये तो सही है, फिर टिंचर ही करना है उसको। न की बिंदु नहीं लगी थी, उसके कारण वो टीचर हो गया। आयोडीन टिंचर। टिंचर ठीक है। आइए, अब ये चीज है, ओके देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये हमने अभी सिर्फ इतना ही पढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं पढ़ा। यहां तक हम आ चुके हैं, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने नाम लिखा है उतने ही पढ़ना है। बोरिक अम्ल हो गया, बोरिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं बहुलक क्या होती है। सर मेरी शादी हो जाए और मेरी बहू मेरे लिए लक लेकर के आए, वो बहुलक नहीं भैया, ऐसी गलत फहमी मत पालना। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, देखो हम समझाते हैं आपको। जैसे ये कोई सिंगल है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है मोनोमर या एक लक। इसे क्या कहेंगे, एक लक कहेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम के छात्र इसे मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। लेकिन ऐसे कई मोनोमर जब आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे एक दो तीन चार, एक लंबी चेन बना लेते हैं। ऐसा लग रहा है जलेबी निकलने वाली है कढ़ाई में से। ठीक है, तो ये कई मोनोमर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें बहुलक कहा जाता है, कि कई लक आपस में जुड़ गए, इंग्लिश में इन्हें पॉलीमर कहा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो भाई एकलक या मोनोमर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है इन्हें, एकलक या मोनोमर कहा जाता है। नींद की दवा के बारे में, नींद की दवा में मुख्य रूप से नार्कोटिक ड्रग होती है। ठीक है, शायद आपने क्लास को सुना नहीं, बहुत ज्यादा नींद आना मैंने आपको समझाया था, लेकिन पर्टिकुलरली नींद के लिए भी नार्कोटिक ड्रग ही यूज में लाई जाती है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इतनी ही चीजें याद रखिएगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, बहुलक अर्थात पॉलीमर, शाब्दिक अर्थ होता है अनेक भाग या मेनी पार्ट्स। तो बहुलक का मतलब होता है अनेक भाग। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, है ना, आपने नेचुरल तौर पर डीएनए का नाम सुना होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या हाँ सर, डीएनए का फुल फॉर्म। ये प्रश्न कई बार आता है, डीएनए किसका बहुलक है। तो डीएनए किसका बहुलक होता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किए जाता है। डीएनए पॉलीमर ऑफ, डीएनए किसका बहुलक है। ये प्राकृतिक बहुलक हो गए। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो डीएनए मुख्य रूप से किसका पॉलीमर माना जाता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर माना जाता है प्यारे। सैनिटाइजर के अंदर क्या होता है सर, सैनिटाइजर के बारे में बता देते हैं। सैनिटाइजर के अंदर मुख्य रूप से एल्कोहल होता है ना। और एल्कोहल में भी जो प्रधानता होती है वो मैथिल एल्कोहल की होती है। किसकी होती है, मैथिल एल्कोहल। तो हाथों को साफ करने के लिए मैथिल एल्कोहल मुख्य रूप से मिलाया जाता है ना। कई लोग समझते हैं कि वो एथिल एल्कोहल होगा, C2H5OH नहीं होता, CH3OH होता है, मैथिल एल्कोहल होता है, जिसे हम मिथेनॉल कहते हैं, वो टॉक्सिक नेचर का होता है ना। तो इसीलिए एल्कोहल जो होता है वो हाथों को साफ करता है। आपने कई मूवी देखी होगी, वहां पर उन्हें कोई किसी प्रकार के, है ना भाई, सीधी सी बात है, रोगाणु रोधक नहीं मिलते हैं, है ना, इस तरह से भाई डेटोल नहीं मिला, है ना, ये नहीं मिले, है ना, एंटीसेप्टिक नहीं मिले, तो उन्होंने क्या करा, बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा एल्कोहल डाल देते हैं अपने शरीर के उस घाव के ऊपर, है ना। गोली निकालते समय खासकर दिखाया जाता है, एल्कोहल डाल दिया और फिर गोली निकाल दी। तो एल्कोहल के अंदर वहां एथिल एल्कोहल था। क्या था, एथिल एल्कोहल। उसके कारण से क्या हुआ, उस आइट साइड में अगर कोई ऐसे जीव होंगे तो वो मारे जाएंगे,
है ना। मुख्य रूप से सैनिटाइजर के अंदर मेथिल एल्कोहल का यूज ज्यादा होता है, जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आप बायोलॉजी के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें डीएनए के बारे में नहीं पढ़ना है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि डीएनए भी एक बहुलक है। तो क्या हमारे शरीर में भी बहुलक पाए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। फॉर द एग्जांपल आपने देख लिया, डीएनए एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक होता है, प्लास्टिक एक प्रकार के बहुलक होते हैं। और बहुलक जिन उप इकाइयों से बनते हैं उन्हें मोनोमर कहा जाता है। और मोनोमर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकलक। यही चीज मैंने आपको सबसे शुरू में एक, है ना, गोला बना करके और फिर कई गोले बनाकर मैंने आपको समझाई थी। प्यारे दोस्त, समझने की बात करिएगा, है ना भैया। अब दवाइयों के बारे में बस करो, जितनी मैंने पढ़ाई है वो भी बहुत हैं। ठीक है, आप हर अपनी बीमारियों की दवाओं के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि देखो मैं एक सामान्य शिक्षक हूं जो तुच्छ, मतलब थोड़ी बहुत इन दवाओं के बारे में जानकारी रखता हूं। अगर आप अपनी बीमारियों से संबंधित, है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सर हम, मुझे ये रोग है, इसके बारे में टेबलेट बता दीजिए। दोस्त यकीन मानिए, मेरे पास ऐसी कोई भी आधिकारिक डॉक्टर की डिग्री नहीं है। दूसरी बात, मेरे द्वारा दी गई आपको टेबलेट हो सकता है आपकी तस्वीर पर हार चढ़ा दे। तो आपके संबंध में, आपके संबंधित क्षेत्र में जो भी कोई एमडी डॉक्टर हो, है ना, एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप उनको दिखाइए। वो आपको मुझसे कई अच्छी गुना जानकारी प्रदान कर पाएंगे, अच्छी टेबलेट दे पाएंगे। मुझे इसके लिए माफ करिए, मैं सिर्फ एक सामान्य सी जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं। मैं आपके रोग का निदान नहीं कर सकता, मैं आपके रोग का किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैंने एक सामान्य सी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। ठीक है, आप अपने रोगों को संबंधित डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा नीम हकीम जी का जंजाल, मैंने आपको पहले ही बताया था, अधूरा ज्ञान घातक होता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता कि भाई मैं कोई जानकारी दूं और आप वो चीज कर बैठें। और सीधी सी बात है ना, आप अनमोल हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, बिना मोल चुकाए चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुलक जिन उप इकाइयों का बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोमर। ऐसे कई बहुलक होते हैं प्यारे, ऐसे कई बहुलक होते हैं जिनकी हम यहां पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखो मैं क्या होता है, कुछ चीजें पढ़ाता हूं, सर हमें ये रोग है, इसका इलाज, भाई मैं सामान्य सी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप इतना सीरियस हो गए वहां जाकर के। ठीक है, बहुलक अर्थात पॉलीमर का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक भाग, जिसे पॉलीमर कहते हैं, कई तरह के होते हैं। अब इस पॉलीमर में बहुत सारे रेशे भी आते हैं, धागे भी आते हैं। कि सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, जैसे कि भाई मैंने आपसे बात कर ली, नायलॉन क्या होता है। अच्छा सर, रेयोन क्या होता है? अच्छा, ये भी आता है। जी हाँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले धागे के बारे में, नायलॉन। इस तरह का आपने धागा देखा होगा, नहीं देखा तो एक चिकनी रस्सी आती है, चिकनी रस्सी नायलॉन की। नहीं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, है ना, किसान पुत्र हैं हम। दोस्त याद रखना, कौन से पुत्र हैं? किसान पुत्र। हमारे पिताजी ने कभी न कभी गांव में, खेतों पर, या हमारे परिवार में किसी ने एक जूता पहना होगा। उस जूते की कंपनी का नाम बताता हूं, आर पार का जूता। बड़ा फेमस जूता है ये, आर पार का जूता आता है। ठीक है, एक जूता इसी तरह से आता है, अपेक्स का जूता। एक आता है अपेक्स करके कंपनी आती है, तो अपेक्स का जूता आता है ना। ये जूते ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना, सभी मौसम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। ठीक है, कुछ गलती करो तो भाई साहब हमारे गाल पे भी यही जूता पड़ता है। तो ये जो जूते होते हैं ना, ये नायलॉन के इन जूतों की सबसे अच्छी विशेषता कि दुनिया का महंगा से महंगा जूता तुम्हारा खेत में काम नहीं करेगा। ये 150 रुपये का जूता भाई साहब तहलका मचाता है खेत के अंदर। नायलॉन का जूता होता है ये। आपके क्षेत्र में हो सकता है कोई और कंपनी चले, लेकिन इंडिया के अधिकांश क्षेत्रों में आर पार या फिर अपेक्स नाम का एक जूता होता है, ये बहुत चल रही होती है। ठीक है, आपने ये जरूर सुना होगा, है ना। अब भैया होता क्या है, नायलॉन। ये आज से पहले जब नायलॉन नहीं बना, ये अनुमान था कि जो रेशे होते हैं, जो धागे होते हैं, वो सिर्फ प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होते हैं। लेकिन नायलॉन, ये याद रखिएगा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था। इंग्लिश में इसकी लाइन लिख देता हूं, फर्स्ट ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर। ये पहला ऐसा धागा था, ये पहला ऐसा रेशा था। बहुत पूछा जाता है, मानव द्वारा बनाया गया पहला
कृत्रिम रेशा कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है? किसने बनाया था? वीएच केराथर्स करके एक साइंटिस्ट थे। और ये सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब यही होता है जो हमने बनाए हैं, संश्लेषित किए हैं। ये केमिकल से बना है ना। किस केमिकल से बना? यहां पर एक नाम देख रहे हैं, पॉलीअमाइड, है ना। तो ये किसका? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और अमाइड, अमाइड एक केमिकल हो गया। तो ये किसका? तो याद रखना, पॉलीअमाइड। ये पॉलीअमाइड का बहुलक है ना। तो ये किसका बहुलक है? पॉलीअमाइड। जिस केमिकल से ये बना उस केमिकल का नाम क्या है? पॉलीअमाइड। तो दूसरा प्रश्न यहां से जो सबसे ज्यादा आता है वो ये है कि नायलॉन किससे बनाया जाता है, किस केमिकल से बनाया जाता है, किसका पॉलीमर होता है? अमाइड ग्रुप का पॉलीमर है, इसीलिए इसे पॉलीअमाइड का बहुलक होता है। अब देखो, नायलॉन की आपने बात कर ली। जो नायलॉन होता है ये हमने पढ़ लिया कि भैया पहला, है ना, नायलॉन की बात करें, संश्लेषित रेशा है, वीएच केराथर्स ने बनाया, मानव के द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा। अब प्यारे दोस्त, इसके इतने ज्यादा यूज हैं कि क्या बताएं आपको, है ना। मछली पकड़ने के जो जाल आते हैं, मच्छरदानी जैसे आपने जाल देखे होंगे इस तरह से, है ना, तो वो इसी के बने होते हैं, मछली। और इसके रस्सियों का एक एग्जांपल देता हूं। 2017 या 18 की बात है, मैं एक शादी में था, है ना। ये जो टेंट वाले होते हैं, ये टेंट को बांधने के साथ साथ में ये साइड में डेकोरेशन करने वाले एक रस्सी पतली सी यूज कर रहे थे, है ना। वो नायलॉन की रस्सी थी। कुछ बच्चों के हाथ में लग गई, 6-8 साल के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे इधर करके खींच रहे थे, कुछ बच्चे उधर करके, है ना। एक बच्चा सबसे आगे जो खड़ा था, उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगाया। वो नायलॉन की रस्सी इस कदर चली कि उसकी उंगली यहां से कटकर जमीन पर गिर गई। और एक नहीं, दो उंगलियां तुरंत यहीं से कट करके नीचे गिर गई जहां से वो पकड़ में था। ये आगे की उंगली पहली कटी और फिर जस्ट दूसरी कटी। तुरंत लेके हॉस्पिटल जाया गया। हालांकि, है ना, वो उंगलियां जोड़ दी गई, है ना, क्योंकि जल्दी पहुंच गए थे। हॉस्पिटल जस्ट नियर बाय में था, 100-150 मीटर की दूरी पर। तो ये चीज हो गई। अगर ज्यादा देर हो जाती तो हो सकता है कि वो उंगलियां ऐसी ही रहती आजीवन। तो ये नायलॉन की रस्सी मजबूती के लिए जानी जाती है। ये मैं चीज क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप यहां पर एक वर्ड देखेंगे, माउंटेनर्स, पर्वतारोही जिस रस्सी का यूज करते हैं, है ना, वो नायलॉन की रस्सी होती है ना। नायलॉन की रस्सी मजबूती के लिए जानी जाती है, चिकनाहट होती है, अगर हाथ फिसलेगा तो कटेगा। पानी खींचने के लिए इसलिए यूज नहीं करते इसका, है ना। लेकिन आपने ट्यूबवेल के अंदर बोरवेल डाली हो, कुएं के अंदर मोटर डाली हो, तो जिस रस्सी का सबसे ज्यादा यूज करता है किसान, वो नायलॉन की रस्सी होती है, चिकनी रस्सी होती है कि ना तो ये पानी में सड़ेगी, ना ये खराब होगी, ना ये कटेगी, इसलिए उसका यूज किया जाता है। तो मछली पकड़ने के जाल बनते हैं। पैराशूट के कपड़े बनाने में भी यूज करते हैं। पैराशूट का कपड़ा बनाने में कई चीजों का यूज किया जाता है। जूते बनाने में भी यूज करते हैं। जूते तो भैया नायलॉन के, टायर में भी यूज करते हैं, जूते में भी यूज करते हैं। तो जूते और टायर इसके बनाए जाते हैं। हमने यहां पर पहला बहुलक पढ़ा, नायलॉन। नायलॉन किसका बहुलक है? पॉलीअमाइड का बहुलक होता है। नायलॉन के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि भैया ये मानव द्वारा निर्मित पहला, याद रखिएगा, है ना, पहला कृत्रिम या पहला संश्लेषित रेशा है। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बाय ह्यूमन मेड, है ना। तो फर्स्ट ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर है। वीएच केराथर्स के द्वारा 1935 में इसको बनाया गया। इसका उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में, है ना, रस्सियां बनाने में, पर्वतारोहियां जो रस्सी यूज करते हैं वो इसकी बनी होती हैं, जूते बनाने में, टायर बनाने में। और इसके अलावा भैया मछली पकड़ने के जाल तो हो ही गए, और पैराशूट का कपड़ा भी हो गया। तो ये सारे यूज नायलॉन के। नायलॉन में ये दो प्रश्न ही सबसे ज्यादा आते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना। और इसके बाद तीसरा प्रश्न अगर कोई बनता है तो ये वाला, कि जो पर्वतारोही होते हैं उनकी रस्सियां किसकी बनी होती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाई आता है रेयन। देखो, इंसानों ने क्या किया कि कुछ परिवर्तन तो कर लिए हमने, ठीक है, कुछ परिवर्तन कर लिए हमने, लेकिन अभी भी कुछ परिवर्तन बाकी है। कुछ परिवर्तन कर लिए हमने, है ना, लेकिन कुछ परिवर्तन बाकी। अब इंसानों ने देखो क्या किया, ये तो पूरा कृत्रिम बना लिया। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे घर के अंदर आप हैं, है ना, दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई दोनों मिलकर के अगर काम कर ले तो ज्यादा बेटर है। एक ने रोटी बना दी, एक ने सब्जी। आप दोस्त रूम पे रहते थे तो यही करते थे ना। तो जब दोनों ही जॉब में होते हैं तो एक दोस्ताना ही माहौल होता है ना, कि भाई एक रोटी बना रहा है, एक सब्जी बना रहा है, मिलकर चल रहा है। या फिर दोनों के पास समय नहीं है तो कुक रख लिया जाता है, सारी मतलब जो भी चीजें। अब ऐसी स्थिति में रेयन की अगर हम बात करें तो इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। और सबसे ज्यादा यूपी की एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, मोस्टली रिपीटेड। अब दूसरी बात,
जो रेयन होता है ना, इसका एक नाम विस्कोस रखा गया है। कुछ विदेश में इसे विस्कोस कहा जाता है। लेकिन ये किससे बनता है, होता क्या है, पेड़ पौधे जैसे कि बांस हो गया, इनसे एक केमिकल निकलता है, क्योंकि सेलुलोज काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो ये सेल्यूलोज से निर्मित अर्ध संश्लेषित, सबसे पहले हमने प्लांट से सेल्यूलोज प्राप्त किया और उस सेल्यूलोज में परिवर्तन करके हमने एक नया है ना धागा बनाया, उस धागे का नाम था रेयन। तो देखो, आधा प्रकृति ने दिया और आधा हमने परिवर्तन किया, तो इसीलिए इसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित का मतलब हमने आधा ही काम किया है, आधा तो ऑलरेडी किसी और ने किया, मतलब प्रकृति ने किया। तो इसे कहा जाता है प्यारे दोस्त अर्ध संश्लेषित या सेमी फाइन फाइबर, अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आधा ही परिवर्तन किया, आधा तो प्रकृति ने दिया। कि सर नाइलोन, नाइलोन 100% केमिकल से बना हुआ है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां होता है भाई साहब? कालीन बनाने में। मिर्जापुर का नाम आपने सुना होगा। अब शायद बच्चे मुझे बताते हैं कि सर भदोही फेमस है कालीन के लिए, नहीं तो मिर्जापुर कालीन भैया। नाम सुना होगा आपने मिर्जापुर, और उनका मिर्जापुर वेब सीरीज में पहले के समय में मिर्जापुर फेमस हुआ करता था। और मिर्जापुर में कालीन भैया ही नाम क्यों हुआ? क्योंकि कालीन का वो व्यापार करते थे। कालीन की आड़ में दूसरा व्यापार करते थे, लेकिन मेन जो धंधा था कि भैया एक छत्र राज था कालीन के ऊपर के कालीन भैया। तो इसका उपयोग कालीन बनाने के लिए, कालीन को बोला जाता है कारपेट जो जमीन पर बिछाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, इससे ही कपड़ा बनता है ना। आप इमेजेस में देख सकते हो, कुछ इस तरह के धागे होते हैं और ये कपड़ा बनता है। एक यहां पर आपने अभी देखा चिकित्सा क्षेत्र की लीटियां जालियां। अगर आप ये सोचें कि सर ये क्या होती हैं, आपने नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक पट्टी दिखाई थी आपको पांव पर लगी हुई, ये वाली, ये लीटियां जालियां कहलाती हैं, है ना। तो भैया पट्टी जो लपेटते हैं ना अपन, ये घाव हो जाते हैं, चोट हो जाते हैं, व्हाइट कलर की, ये यहाँ पड़ी हुई है साइड में, ये वाली, ये लीटियां जालियां, तो ये भी इसी की बनती हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र की लीटियां जालियां बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं। कल हमें दो चीजें पढ़नी रहेगी यहाँ से, ठीक है। एक तो इसमें पीवीसी पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे, और कल गैस और गैसीय नियम पढ़ेंगे, मतलब फ्यूल पढ़ेंगे, और गैसेस लॉ भी कल पढ़ेंगे। तो कल ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएगा और नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो देखो, नहीं, यूपी में कई जगह पर है ना, आगरा में भी बनती है, मिर्जापुर में भी बनती है, भदोही में भी बनती है ना। कालीन का मतलब कारपेट होता है, जमीन पे जो बिछाते हैं ना बड़े बड़े कारपेट, वो होते हैं। चलिए। हाँ जी, कैसी लगी क्लास एक बार जल्दी से बता दूं सभी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? देखो, जब चीजें एक्सप्लेन ज्यादा करनी होती, एक पॉइंट को दो तीन तरीके से समझाना होता है, तभी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इससे ज्यादा समय समझाने के ऊपर देना है ना। लेकिन जब चीजें कम समझाने वाली हों या कुछ ऐसी हों जो बिना लिख कर नहीं समझाई जा सकती, तो वहां हम खुद ही, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नायलॉन को कृत्रिम रेशा, रेशा कह सकते हो, ये रेशम है। रेशा और रेशम में अंतर है बेटा, वो आर्टिफिशियल फाइबर है, रेशा है, और ये रेशम, रेशम का मतलब समझते हो ना। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक कह रहा है, हिला डाला सर, अरे भाई ना, माफ करो, इतना नहीं हिलना है, अभी पेपर देना है आपको। धन्यवाद।